और सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ। गुजरात पर आज ये सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है 3,500 करोड़ रुपए की। किसान सूर्योदय योजना समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट का उन्होंने शुभारंभ किया है। सोरठ देश न संचार्यो न चढ़ियो गढ़ गिरनार न नायो दामो रेवती अफड़ गयो अवतार। गिरनार उपरना दर्शन न थया होय, दामोदर में नाया न होय तो आ अवतार आपड़ो अफड़ गयो कहेवाय। अने त्यारे हवे आ रोपवे थी बधा लोको, वडीलो, नाना बाळको, बहनों, युवानो झड़पथी जईने झड़पथी पाछा आवे अने वर्ल्ड क्लास रोपवे आजे आपणे एनो प्रारंभ करीए छीए। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભૂતકાળમાં ગુજરાતની અનેક યોજનાઓ એ યોજનાઓને ખોરંબે પાડવા માટે ગુજરાત વિરોધી લોકોએ ગુજરાતને જસ ન મળે, મોદીને જસ ન મળે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને જસ ન મળે એટલા માટે અનેક રોડા નર્મદા જેવી યોજનાથી માંડીને આ ગિરનાર રોપવેને अटकावा माटे प्रयत्नों कर्या था। परंतु अपना सदनसीब के अपना गुजरातना पनोता पुत्र नरेन्द्रभाई वडाप्रधान बन्या अने झड़पथी बधी मंजूरीओ मळता मळता आ बधी योजनाओ हवे साकार थई रही छे। गुजरात आगळ वधी रह्युं छे, गुजरात विरोधीओ फायवा दीधा नथी। नवरात्रिना पावन दिवसोमां रोपवे नो प्रारंभ थई रह्यो छे। आज हूँ खास करीने डोलीवाला भाइयों और बात करते हैं शहर शहर आग के तांडव की, जिसमें कई करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई और कई लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की, जहां रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। दूसरी तस्वीर बारां की, जहां पाइप गोदाम में आग लग गई। तीसरी जिसमें करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। और आखिरी तस्वीर हिमाचल की है, जहां आग में आधा गांव जल गया। और सबसे पहले बात उदयपुर की करते हैं, जहां रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। बता दें कि रेस्टोरेंट में 5 लोग सो रहे थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। स्क्रीन पर आग का तांडव आप देख सकते हैं। और उदयपुर के बाद बारां की बात करें तो बारां के केलवाड़ा में देर रात करीब 1 बजे पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। इस गोदाम में कृषि काम में आने वाले पाइप, सबमर्सिबल, मोटर और दूसरे लाइट के सामान रखे हुए थे। सूचना पर पहुंची एक दमकल ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक में लगी भीषण आग के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सुबह तक गोदाम पूरी तरीके से जल चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना में दुकान मालिक का करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। और अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूर्वणी गांव में अज्ञात कारणों से अचानक आग लगने से 10 घर जलकर राख हो गए। काष्ठकुणी शैली में बने पुश्तैनी मकान जलने से 4 परिवार बेघर हो गए, जबकि आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। घरों में रखा सामान और करीब 6 महीने का राशन भी राख हो गया। सूचना मिलती प्रशासन, पुलिस, सेना, आईटीबीपी की 17वीं वाहिनी और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से साथ लगते घरों को भी खतरा पैदा हो गया, लेकिन ग्रामीणों और अग्निशामकों की सूझबूझ से दूसरे घरों को जलने से बचा लिया गया। और हिमाचल के बाद झुंझुनू से भी बड़ी खबर, जहां कान्हा पहाड़ी पर आग लग गई। देर रात खुद ही बुझ भी गई आग और मौके पर पुलिस भी पहुंची। पिछले साल भी इसी पहाड़ी पर आग लगी थी। बता दें कि झुंझुनू शहर के कान्हा पहाड़ी पर बीती रात को अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी पर आग होने के कारण फायर ब्रिगेड ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। सूचना पर कोतवाली पुलिस के अलावा प्रशासन अधिकारी भी पहुंचे। देर रात ही यह आग खुद ही कमजोर पड़ गई और बुझ गई, लेकिन
एक बार लपटें इतनी ऊंची उठी कि पूरे शहर में दिखाई दी और लोगों में कौतूहल का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी करीब 20 अक्टूबर के आसपास आग लग गई थी। संभवतः पहाड़ी पर सूखे पेड़ और झाड़ ये आग पकड़ लेते हैं। सूचना मिली, इस त्वरित कार्य करते हुए प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम आई, मौका देखा, काफ़ी ऊंचाई पर आग लगी हुई है और अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। और दौसा से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 21 पर एक बस पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 12 घायल हो गए। मौके के लिए एम्बुलेंस रवाना हुई। बस में सवार सभी लोगों को चोटें आई हैं। बता दें कि NH 21 पर दौसा में सिविल लाइंस के पास एक बारातियों की बस के आगे गाय आ गई, जिससे बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 50 यात्रियों को चोटें आई हैं। वहीं करीब 15 यात्रियों को दौसा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इधर इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई। दरअसल दौसा के नागौरी मोहल्ले में रहने वाले लोग बाराती बनकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गए थे। आज ये सभी बाराती गाजियाबाद से दौसा वापस आ रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर ट्रेन को बुलाया और हाईवे के बीच पलटी हुई बस को दूर हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। के रिश्तेदार थे, शादी करके वापस आ रहे थे। श्री राम होटल बाईपास दौसा के अंदर ये बस है, वो कोई गाय बचाने के चक्कर में ये पलटी खा गई थी, जिसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। मौके से इंजर्डों को यहाँ हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। एक की कैजुअलिटी हुई है, 15 इंजर्ड अभी तक आए हैं। उसके साथ कुछ लोग अपने यहाँ के लोकल थे, तो कुछ जिनके कम चोटें लगी वो अपने घर ले गए। कुछ हो सकता है कि और उसमें से लेकर के आवे इलाज के लिए। और अजमेर के किशनगढ़ से खबर मिल रही है, जहां सरपंच पुत्र भागचंद हत्याकांड मामला है। मुख्य आरोपी हनुमान चौधरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने इसे गिरफ्तार किया। दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर यह हत्या की गई थी। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मदनगंज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में घटना वाले दिन आरोपियों की तस्वीरें कैद हो गई थी। और सीकर से बच्चों की टीसी काटने का मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने गुप्त कैमरे की मदद से स्कूल का सिस्टम हैक कर स्कूल के आईडी पासवर्ड हैक करके 130 बच्चों की टीसी काट दी। सीकर में बच्चों की टीसी काटने का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। यहाँ पर एक शख्स ने सीक्रेट कैमरे की मदद से स्कूल का सिस्टम हैक कर लिया और 130 बच्चों की टीसी काट दी और फिल्मी स्टाइल में पुलिस प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी को गुमनाम चिट्ठी भी भेजी, जिसमें उसने लिखा, आदरणीय सभी अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं पटसाना का नागरिक हूँ। मैं सरकारी कर्मचारी पद से रिटायर्ड हूँ। सभी उच्च अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि पटसाना में 3 स्कूल की और खाटू के एक स्कूल में टीसी मेरे माध्यम से ही काटी गई हैं। मैंने ये टीसी इसलिए काटी क्योंकि स्कूल संचालक सरकार के भुगतान के बावजूद आरटीई के बच्चों के माता पिता को परेशान कर रहे थे और जल्द से जल्द पैसा जमा करवाने का दबाव बना रहे थे। फिर मैंने आरटीई के नियमों का अध्ययन किया तो पता चला कि बच्चों की किताब, स्कूल ड्रेस आदि का खर्च सरकार उठा रही है। फिर स्कूल वाले परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, गाड़ी शुल्क आदि के नाम पर अभिभावकों से पैसा ऐंठ रहे हैं। बेचारे अभिभावकों को आरटीई के नियमों का पता नहीं रहता। कई बच्चे तो स्कूल में पढ़ भी नहीं रहे थे, फिर भी उनके नाम पर सरकार से पैसा उठाया जा रहा था। फिर मैंने प्लान बनाया और एक कंप्यूटर के जानकार के साथ बटन पेन वाला कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर खरीदा। फिर कई स्कूलों का दौरा किया। हम 2-3 बार स्कूल गए हैं। स्कूल की आईडी और पासवर्ड को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद मैंने 4 स्कूलों की टीसी काटी। मेरा आप सभी अधिकारियों के माध्यम से सरकार को सुझाव है कि ये आरटीई का भुगतान सीधे बच्चों के खाते में किया जाए, जिससे इन माता पिता को परेशानी नहीं होगी। मेरा काम करने का तरीका गलत था, इसके लिए माफ़ी। कृपया मेरी जाँच न करवाएं। कॉमन मैन। चिट्ठी प्रसारित हो रही है, उसमें लिखी सब बातें बिल्कुल झूठ और निराधार हैं। आरटीई में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सब निःशुल्क पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति या तो सनकी है या ईर्ष्यावश ये काम कर रहा है। इसने हमारे स्कूल के मामले में पिछले 2 साल पहले भी एक सा लेटर जारी किया था
कि आइडियल स्कूल की मान्यता 3 साल के लिए रद्द कर दी गई है। फर्जी जिला शिक्षा अधिकारी के लेटर पैड पे उसने जारी किया था। पहले तो इसको हमने ऐसा नहीं लिया था, नॉर्मली लिया था, लेकिन अभी फिर से ये ऐसा करते कर रहा है, तो इसको पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सीकर से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है कि कोई एक नौजवान हैकर एक कैमरे के जरिए इतनी बड़ी घुसपैठ करता है, उसके बाद में पुलिस को चिट्ठी भी लिखता है। क्या कुछ था ये पूरा माजरा? 3 स्कूलें पलसाना में स्थित है और एक खाटू श्याम में स्थित है। जो आईडी और पासवर्ड हैक करने वाला आदमी वो अपने आप को सेवानिवृत्त जो है कर्मचारी बताता है और उसमें वो पत्र लिखता है कि मैं स्पाई कैम लेके जो इन स्कूलों में गया था और आईडी पासवर्ड हैक करके जो है मैंने 130 बच्चों की टीसी काटी थी। ये 130 बच्चे वो थे जिनका एडमिशन आरटीई के थ्रू किया गया था, यानी इनकी फीस सरकार देती है। इस आदमी का आरोप था कि चूंकि इनकी फीस सरकार के थ्रू आती है, ये बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल संचालक उनसे जबरन फीस वसूली कर रहे हैं। इसी बात को एक्सपोज करने के लिए उसने जो है 130 बच्चों की टीसी काटी थी। अब जैसे ही ये मामला सामने आया है, इस पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है और रिंगस थानाधिकारी रघुवीर शरण शर्मा जो है वो उनको इसकी जांच सौंपी गई है। तो इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसको लेकर कल जो है 3 स्कूल के संचालक जो थे उन्होंने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। तो जो जांच अधिकारी है रघुवीर शरण शर्मा, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि इस मामले को लेकर जो है पुलिस की साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है कि किस किस आईपी एड्रेस से और किस किस जगह से इन्होंने जो है आईडी और पासवर्ड हैक किए थे, उन सब की जांच की जा रही है अभी। जी सुमित। अशोक, इस शख्स ने जो पुलिस को चिट्ठी लिखी है उसमें अपनी जगह का नाम भी पटसाना बता रहा है, सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी भी खुद को बता रहा है, इसके बावजूद अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई इस शख्स तक। व्यक्ति का खुलासा नहीं हो सका है कि चिट्ठी किसने लिखी है। हालांकि उसने नाम अपना नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा था कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं और बताया जा रहा है कि इसने जो चिट्ठी थी वो एक सरपंच को भी दी थी। उसके बाद से ये चिट्ठी वायरल हुई थी। तो अभी पुलिस इस आदमी की भी शिनाख्त करने में जुटी हुई है कि आखिर ये आदमी कौन है जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां युवती पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाश ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। बीच बचाव करने वाला युवक भी घायल हो गया। ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 59F में एक युवक ने घर में घुसकर पिता पुत्री पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर युवक ने युवती और उसके पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसी दौरान गांव का ही एक युवक बीच बचाव करने पहुंचा तो उस पर भी चाकू से वार किए गए। युवक के चाकू से ताबड़तोड़ वार से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां 23 वर्षीय युवती राज कौर ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर घायल युवती के पिता जग्गा सिंह का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हमलावर युवक सुखपाल बावरी को ग्रामीणों ने पकड़कर गजसिंहपुर पुलिस के हवाले कर दिया। गजसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 59F में हुई पूरी घटना के पीछे प्रेम प्रसंग को वजह बताया जा रहा है। यह खबर बीकानेर से है, जहां व्यापारी को गोली मारी गई और अग्रवाल समाज ने इस घटना को लेकर रोष जताया है। कोर्ट गेट पर टायर जलाकर यह विरोध प्रदर्शन भी किया गया और व्यापारी धरने पर भी बैठे। बढ़ती फायरिंग की घटनाओं पर यह विरोध जताया गया। बड़ी संख्या में पुलिस दल मौके पर मौजूद है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। कल पुगल रोड पर भी बदमाशों ने व्यापारी को लूटकर गोली मारी थी। व्यापारी गिरिराज अग्रवाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सतवीर, बीकानेर को आमतौर पर पूरे राजस्थान के अंदर एक शांत जिले के तौर पर देखा जाता है और यहाँ का भाईचारे के किस्से जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर देखे जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों पर नजर डालें तो लगातार फायरिंग की खबरें बीकानेर से सामने आ रही हैं। या तो अपराधी हावी हो गए या वहां पर कानून काम नहीं कर रहा। सतवीर।
बिल्कुल, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी है उससे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद है। और जिस तरीके से 2 दिन पहले भी फायरिंग की, जो एक ही दिन में 2 बार घटना हुई थी, और उसके बाद में कल जिस तरीके से फायरिंग की जो घटना हुई है और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसके बाद में अब जो अग्रवाल जो समाज है और इसके साथ ही व्यापारी वर्ग है उसमें भी काफी आक्रोश है। आज इसी को लेकर कोटगेट जो इलाके के अंदर आज सभी जो व्यापारी है और जो समाज के जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन यहाँ पर किया है, टायर यहाँ पर जलाए और लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की जो बात है वो यहाँ पर कही है। अभी तक आपको बता दें कि जहां कल जो फायरिंग हुई थी उसमें अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्दी जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो गिरिराज अग्रवाल थे, जो अगरबत्ती का व्यापारी हैं और सप्लाई एक दुकान से दूसरी दुकान पर करते हैं, वो अपने जो सामान लेकर जा रहे थे, उसी दौरान से कुछ जो नकाबपोश जो बदमाश थे उन्होंने उस पर हमला कर दिया था और फायरिंग कर दी थी, जिसमें उनकी जो मौत है वो हो गई थी। फिलहाल अब घटना को लेकर जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और जो व्यापारी हैं वो ये अपनी सुरक्षा की जो मांग है वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि इन दिनों में, क्योंकि अगर बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर एक शांत जो प्रवृत्ति का जो शहर है वो माना जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरीके से सही तरीके से रहते हैं, लेकिन जिन कुछ दिनों की अगर बात कर लें तो जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है उससे काफी जो नाराज हैं वो लोग यहाँ पर हैं और इसी आक्रोश के चलते आज उन्होंने जो प्रदर्शन है वो किया है। जी सतवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोई चलकर आपके घर सस्ते में घी बेचने तो नहीं आया। गांव में, ढाणी में अगर ऐसा है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि ये गैंग सस्ते का लालच देकर नकली घी बेच रहे हैं और आपकी सेहत से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। कोटपुतली में मिलावट का खुला खेल, नकली घी का कैसा घालमेल, शुद्ध के लिए युद्ध। सावधान रहिएगा मिलावटखोरों से, होशियार रहिएगा सेहत के दुश्मनों से। कोई लालच दे तो उसके झांसे में भूलकर भी मत आइएगा, क्योंकि ये लालच आप पर, आपकी सेहत पर और आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। नकली घी बेचने और यहीं अपने जो रेजिडेंस है, झोंपड़िया टाइप बना रखी है, उन्हीं में ये बना के 6 लोगों को हमने, गुजरात के रहने वाले लोग हैं और यहाँ आके गांव में और शहर में जो नकली घी बेच रहे थे उनको हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पोजीशन से बनाने की फैक्ट्री टाइप बना रखी है वो जब्त की है और करीब 2 क्विंटल से ज़्यादा नकली घी हमने पकड़ा है। दरअसल कोटपुतली में एक ऐसे गैंग का पता चला है जो है तो गुजरात का, लेकिन काला कारोबार यहाँ चलाता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये लोग शहर में और गांव में जो जिस तरह का ये सेल करते हैं उसमें ये बताते हैं कि हमारे उस तरफ गायों की संख्या ज़्यादा है और हमारे घी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, इस कारण हम यहाँ पे 300-350 पर केजी के हिसाब से बेचते हैं, अदरवाइज यहाँ पे तो 600-700 रुपये का रेट है। इस तरह का एक अलग ही तरह का लालच देकर ये लोग लोगों को फंसा रहे हैं और नकली घी के नाम पर, असली घी के नाम पर नकली घी ये सेल कर रहे हैं। फिलहाल ये मिलावटखोर गैंग तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन पुलिस सचेत कर रही है, क्योंकि इसी तरह के दूसरे गैंग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम-घूम कर लोगों से नकली घी का सौदा कर रहे हैं। इस तरह का लालच देके पहले भी हमने इस तरह नकली घी की कार्रवाई की है और ज़्यादातर के अंदर जो ये बेच के जाते हैं एसेंस मिला के और एक डालडा घी और सोयाबीन के तेल को गर्म करके उसमें एसेंस मिलाते हैं और इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी मिक्स नहीं होती है और तीनों को मिलाकर ये नकली घी बनाते हैं और बेच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप घी वगैरह ख़रीदें तो अच्छे से जांच करके और बिल्कुल ऑथेंटिक जगह से ख़रीदें, वरना नकली घी बनाने की जो लोग हैं वो बिल्कुल अपने बहुत निचले स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल झोंपड़ियों में, किराए के घर में रह के ये सब चीज़ें बना रहे हैं। और सूबे में शुद्ध के लिए युद्ध जारी है, बारी आपकी भी है। उसी जगह से खाने पीने का सामान खरीदें जिस पर आपको भरोसा हो, विश्वास हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक बार फिर से रुक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस का। जब सुबह सूर्योदय से लेकर के रात 9 बजे के दौरान
3 फेज बिजली मिलेगी तो यह नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अगले 2-3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक 1000 से ज्यादा गांवों में ये योजना लागू भी हो जाएगी। इनमें भी ज्यादा गांव आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है। जब इस योजना का पूरे गुजरात में विस्तार हो जाएगा तो ये लाखों किसानों के जीवन को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। साथियों, किसान की आय दोगुनी करने के लिए, लागत कम करने के लिए, उनकी परेशानी कम करने तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।